हाय एवरीवन, अंशुल दिस साइड फ्रॉम आर के रोसीज एजुकेशन। और आज हम लोग इंगलस्टाड में हैं। ऑलरेडी बर्फ़ गिर रही है यहाँ पे, -5 के आसपास में टेम्परेचर चल रहा है और शायद पूरा ही शहर मेरे ख्याल से बर्फ़ में ढका हुआ है इस टाइम पे। और थोड़ा सा मैं लेट हो गया यहाँ पे इंगलस्टाड में पहुँचने में, इसलिए रात में हमें वीडियो बनाना पड़ रहा है ये वाला। मैं निशांत के साथ में हूँ अभी। निशांत अभी करंटली TH इंगलस्टाड में बैचलर्स का कोर्स कर रहे हैं अपना इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में। निशांत से जानते हैं कि इनका जैसे पूरा एप्लीकेशन का प्रोसेस था वो आरके ने किया था, वीज़ा वगैरह भी हमने पूरा प्रोसेस संभाला था। तो एक बार इनसे डिस्कस करना चाहूँगा कि मैं कि कोई भी पूरी जर्नी के टाइम पे, एप्लीकेशन के टाइम में, वीज़ा के टाइम में कोई उनको चैलेंजेस वगैरह फेस हुए थे क्या? तो पहले एक बार हम निशांत से इंट्रोड्यूस कराता हूँ मैं आप सबको। निशांत, एक बार प्लीज़ अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए सबको आप। मेरा नाम है निशांत और मैं दिल्ली से हूँ और मैं जर्मनी में बैचलर्स की पढ़ाई कर रहा हूँ और मेरा कोर्स है इंजीनियरिंग मैनेजमेंट और मेरी यूनिवर्सिटी है टेक्निशे होchschule इंगोलस्टाड। ऑलराइट, तो निशांत का जब हमने जो एडमिशन हुआ था जर्मनी में बैचलर्स के लिए, तो जैसा सबको पता है कि जर्मनी में अगर आप इंडिया से 12th करने के बाद बैचलर्स में पढ़ाई करने के लिए आते हो तो आपको या तो स्टूडेंट कोली करना होता है यहाँ पे आने के लिए, जो अगर इनका टेक्निकल कोर्स है तो उनको स्टूडेंट कोली करना पड़ता, या अगर आप इंडिया में ऑलरेडी आपने फर्स्ट ईयर किया हुआ है बैचलर्स का किसी कोर्स में, टेक्निकल कोर्स में, तो आपको स्टूडेंट कोली करने की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। तो निशांत के साथ में भी था कि इनका हमने 12th के बाद ऑलरेडी इन्होंने फर्स्ट ईयर अपना BCA में आपने कंप्लीट किया था। तो BCA में कंप्लीट करने के बाद में स्टूडेंट कोली करने की इनको रिक्वायरमेंट नहीं आई थी यहाँ पे जर्मनी में। तो जो निशांत का जो एडमिशन हुआ था वो विंटर 21 में हुआ था और जो इनका एडमिशन जो हमने जो इंडिया से जो वीज़ा एप्लीकेशन फाइल किया था वो इनका एडमिशन था टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिक में। इनको जो कोर्स मिला था बैचलर्स का वो इन्फॉर्मेशन इंजीनियरिंग का कोर्स मिला था। अब इन्होंने वहाँ से अपना कोर्स चेंज करके अभी इंगलस्टाड में फाइनली अपनी बैचलर्स की पढ़ाई पूरी कर रहे हैं जी। तो निशांत, जब हमने एप्लीकेशन वगैरह आपका जब किया था या जब आप हमारे पास में आए थे तो किसी के थ्रू आए थे, कैसे आपने कांटेक्ट किया और कैसा रहा कि आपको कोई भी दिक्कत वगैरह आई थी एडमिशन के प्रोसेस में हमसे? सर नहीं, वो अगर मैं अपना पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बताऊं स्टार्टिंग से लेके तो काफ़ी बढ़िया रहा, क्योंकि मैं मतलब इंटरनेट से आपसे से कनेक्ट हुआ था। फिर भैया आपको जानते थे पहले से, तो फिर वो बात भी थी कि कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। जैसे स्टार्टिंग से प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो पूरे प्रोसेस में मैं बोलूँगा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, बट क्या था वो इम्पेशंस नहीं होता कि यार मेरा एडमिशन नहीं आया अभी तक वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो वो थोड़ा रहता है। तो मतलब पूरे प्रोसेस काफ़ी स्मूथ रहा। मैम ने भी, सर ने भी मतलब मुझे हमेशा सारे मेरे फॉलोअप जो क्वेश्चन थे, मेरे को जो भी डाउट था वो हमेशा क्लियर किए और जब भी मैं कॉल करता था हमेशा अवेलेबल होते थे। बट मेरा खुद से जो मैं बता रहा हूँ वो सब स्टूडेंट का ऐसा होता है कि जब आप एक जगह जाने की सोच लेते हो ना तो आपको बड़ी हड़बड़ी होती है और आप मतलब ऐसा लगता है यार मतलब पेशेंस नहीं हो रहा, सर को कॉल करो, नहीं हुआ, तो वो रहता है। बाकी तो पूरी जर्नी काफ़ी स्मूथ थी और मैं मतलब सब कुछ बहुत इजीली हो गया था अच्छे से। देखो, जब निशांत से तो मैं बाद में मिला था, पहले इनके बड़े भाई आए थे मिलने के लिए, उन्होंने डिस्कस किया था सारा कुछ मेरे साथ में प्रोफाइल में इनका। और क्योंकि इनकी जो 12th हुई थी वो कौन से ईयर में हुई थी आपकी 12th? सर मेरी 12th हुई थी 2018 में। 18 में हुई थी। अब 18 में होने के बाद में इन्होंने कुछ एक और कोर्स भी वहाँ से पढ़ रहे थे, बट फिर पेंडेमिक आ गया था जिस वजह से इनकी पढ़ाई बीच में प्रॉब्लम थोड़े से आ गए थे। सभी के साथ हुआ था कि पढ़ाई में गैप आ गया था। बिल्कुल 2 साल तो सर वो पूरे के पूरे कुछ किया ही नहीं ना 2 साल में। तो अब जब 2 साल का गैप वगैरह आ भी गया था स्टडी का, उसके बाद भी जो सबसे अच्छा काम इन्होंने किया था वो इंडिया से इन्होंने बैचलर्स का अपना फर्स्ट ईयर प्रॉपर पूरा कर लिया था। अब जर्मनी में स्टडी वीज़ा जब आप लगाते हैं या हम लोग जो प्रोसेस करते हैं, अगर आपने 12th के बाद मिसाल पूरा पढ़ाई कर लिया है, स्टडी का गैप उतना मैटर नहीं करता है अगर आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है तो। बिल्कुल। प्लस साथ में आपके पास में और क्रेडेंशियल्स होने चाहिए। जैसे इन्होंने आइल्स का एग्जाम दिया, आइल्स में फिर आपके कितने बैंड्स आए थे? तो मेरे ओवरऑल 6.5 बैंड्स। 6.5 बैंड्स है। तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है यहाँ पे इंग्लिश डॉट बैचलर्स का जो प्रोग्राम करा रही है, 6.5 सभी जगह एक्सेप्ट हो जाता है, बारिंग 1-2 यूनिवर्सिटी है, जैसे शायद सार्लेन में 7 मांग रहे होते हैं, कुछ एक आध यूनिवर्सिटी और जो 7 बैंड्स मांग रही होती है, बस 6.5 का स्कोर बहुत होता है, आपको हर जगह पे एडमिशन लगभग मिल ही जाता है। प्लस इन्होंने जर्मन लैंग्वेज भी फिर पढ़ना शुरू किया था, तो एक ओवरऑल प्रोफाइल इनका इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका था एप्लीकेशन के टाइम होते होते तक
कि इनको सिर्फ एक टीवी म्यूनिख से तो एडमिशन आ ही आया था, प्लस 2-4 यूनिवर्सिटी में ख्याल से आपको और भी एडमिशन मिले हुए थे सर। वो राइनवाल हो गया, राइनवाल, वुर्जबर्ग से भी शायद फिर WS से भी आया हुआ था। तो उस समय में सर वो जर्मन भी सीख लिया था ना। B1 का मैंने गोइथे से एग्जाम, आपसे मैं पढ़ ही रहा था ना इंस्टीट्यूट में, तो मैंने गोइथे का भी दे दिया था, तो मेरे पास जो सर्टिफिकेट थे वो भी डाल दिए थे उसमें, तो वो जर्मन भी हो जाता है, आपको जर्मन भी आता, तो फिर थोड़ा प्रोफाइल, तो वो जो प्रोफाइल जब एक बार इतना स्ट्रॉन्ग बन जाता है उसके बाद आपके पास चांसेस होते हैं कि आप कि म्यूनिख में भी आपको एडमिशन मिल जाता है। आपको अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करनी है, टेक्निकल बैकग्राउंड अपना थोड़ा सा शो करना होता है, जो कि अगर आप टाइम है तो आप कोई टेक्निकल कोर्स भी करते हो तो आपका प्रोफाइल में ही बिल्डअप होने लग जाती है। और रही बात जो इनसे मुलाकात की थी, तो मैक्सिमम हम लोग हमारी कॉन्वर्जेशन फ़ोन पे ही हुई है, क्योंकि निशांत जनरली आप ऑफिस नहीं आते थे, 1-2 बार शायद भाई आए हैं इनके मिलने के लिए, और इम्पेशेंस मेरे ख्याल से सभी को रहता है। देखो हर स्टूडेंट का रहता है कि भाई कब लेटर आएगा, क्या चीज़ होती है, बट जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में एक चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है कि भाई आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। एग्जैक्टली, वो तुम्हें भी शायद यहाँ पे आके रियलाइज़ हो चुकी होगी वाली बात को। तो इसके बाद में एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जैसे एडमिशन्स वगैरह हो गए थे, फिर जब उस समय भी, जब विंटर 21 में भी, क्योंकि पेंडेमिक का ख़त्म ही होने को वाला था, वीज़ा अपॉइंटमेंट्स का बहुत प्रॉब्लम चल रहा था उस टाइम पे दिल्ली वगैरह में, है ना। तो आपको जब मैक्सिमम लोग मेरे पास में आते थे कि भाई हमें वीज़ा असिस्टेंस नहीं मिल पा रहा है, जो किसी और के थ्रू भी मेरे पास में आ रहे होते हैं, आपको आरके के टाइम में कभी ऐसा लगा हमसे सर्विस के टाइम में कि आपको वीज़ा में कोई भी प्रॉब्लम आया होगा किसी भी तरीके का? सर उसमें तो मतलब मैं थोड़ा सा मतलब कॉन्शियस था कि यार ये वीज़ा अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा, कब होगा एडमिशन, तो इतनी मुश्किल से अब मतलब इतने लंबे टाइम के बाद आया, कि पेंडेमिक के टाइम पे हम सोच रहे थे अप्लाई करेंगे, फिर अप्लाई किया, फिर टाइम लगा, फिर एडमिशन आ गया। तो बट जब मुझे चाहिए था अपॉइंटमेंट, मुझे तो मतलब 2-3 हफ्ते में आप मिल ही गया था, मतलब है ना, वो सब आपको मैम ने अप्लाई किया, आपने भी अप्लाई किया, तो स्मूथली हो गया था। तो निशांत, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि जैसे अपॉइंटमेंट वगैरह आपको मिल गया था आरके से, हमने जैसे जितना भी जो चीज़ें कराई, बाकी डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम आई थी कि जैसे ब्लॉक अकाउंट होता है, लेटर ऑफ मोटिवेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है वीज़ा का, आपको पता ही है, उसमें किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा आरके के साथ में? सर ये मैं बात करूँ ना, तो ये काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग था। इंटरेस्टिंग कैसे? अभी आपको पता ही है, मैं सबसे बोला था सर जल्दी अपॉइंटमेंट करा दो, ये करा दो। तो आपको पता अपॉइंटमेंट कैसे मिला? 3-4 दिन का गैप था, वो भी आई थिंक हमें ट्यूसडे को मिला, और हमारा अपॉइंटमेंट था मंडे को। तो मेरे पास 2-3 वर्किंग डेज थे, उसमें मुझे ब्लॉक अकाउंट भी कराना था, सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कराने थे, तो मेरे को मतलब टेंशन हो रही थी, बट सर ने बोला ठीक है तू उसकी टेंशन ना ले, मैं सब करा दूंगा वो। तो मेरा ब्लॉक अकाउंट तो एक ही दिन में हो गया था। पैसे जमा किए, ट्रांसफ़र किए, वो मैम ने मुझे अगले दिन ही मेरा वो रिसिप्ट जो होता है फाइनल, वो मुझे मिल गया था, और सारे डॉक्यूमेंट आपने प्रिपेयर करके भेजे थे मुझे। तो मैं जस्ट गया, फाइल पकड़ी, सारे डॉक्यूमेंट चेक करे आपने और दे दिए, हो गया स्मूथ। तो जो डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट था वो तो बहुत स्मूथ था, वो तो आपने बहुत सही से मैनेज कर लिया था, तो उसमें तो कुछ प्रॉब्लम ही हुई नहीं। देखो जब भी वीज़ा वगैरह कर रहे होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि अपॉइंटमेंट मतलब तुरंत का मिल गया अपने को, है ना, तो उसमें सिर्फ अगर आप सोचोगे कि सिर्फ सब कुछ हम ही करा के दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। जैसे निशांत हो गया, कोई भी स्टूडेंट होता है, दोनों का जब कोऑर्डिनेशन बन रहा होता है तभी आपके डॉक्यूमेंटेशन पूरे टाइमली कंप्लीट हो पाते हैं। और मेरे ख्याल से ऐसा भी हुआ है कि अपने कई बार ऑड आवर्स में भी अपने को बात करना पड़ता था, क्योंकि कई बार डॉक्यूमेंट्स लेट आ रहे हैं, शाम हो जा रही है ना, तो वो सब भी कोऑर्डिनेशन में रखना पड़ता है। तो कुल मिला के बात ये है कि अगर आप जर्मनी में अगर आप प्लान कर रहे हो स्टडीज़ वगैरह का, अगर आप एक पूरा रोड मैप लेके चल रहे होते हो कि अपने को पता है कि कौन से इंटेक में हमें एडमिशन चाहिए, उसी अकॉर्डिंगली आप अपना प्रोफाइल बिल्डअप करो, चीज़ें तैयार करो, साथ में फिर एप्लीकेशन डेडलाइंस क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो ध्यान रखना होता है, और उसी हिसाब से मेरे ख्याल से वीज़ा अपॉइंटमेंट भी हमें प्लान करना होता है पहले। तो सारा कुछ जो है वो कोशिश करते हैं हम लोग कि सारा कुछ हम पूरा मैनेज करके दें आपको। और आपको पता ही है कि जैसे निशांत ने बताया कि भाई सारा कुछ जो है वो एक तरह से हमने इनको असिस्ट किया था सब पूरे प्रोसेस में। बिल्कुल। तो किसी को भी मान लो इस टाइप का बैचलर्स में, मास्टर्स में अगर जर्मनी में एडमिशन चाहिए तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हो। कोई और बात है निशांत जो आप इनके साथ में शेयर करना चाहोगे व्यूअर्स के साथ में, किसी भी तरीके की कोई जो आरके के लिए बोलना चाहोगे? तो मैं बस यही बोलना चाहूँगा सर कि ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया रहा आरकेआर के साथ में, क्योंकि बिगनिंग से लेके लास्ट तक कोऑर्डिनेशन से बात करें, फाइलिंग से बात करें, वीज़ा प्रोसेस की बात करें, तो मेरा तो पूरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और इसके साथ साथ में मेरे को मतलब जो बेनिफिट हुआ ना वो था कि मेरे को लैंग्वेज सीखने के लिए वहाँ से हो गया। अभी जैसे इंडिया में लैंग्वेज के इंस्टीट्यूट काफ़ी और भी हैं जो काफ़ी फेमस हैं, बट आरकेआर का मैं बोलूँगा उतना ज़्यादा फेमस नहीं है। बट जर्मनी आने के बाद, जैसे अभी मैं जर्मन के साथ जर्मन बोलता हूँ, तो वो पूछते हैं कि तू कितने साल से जर्मनी में रह रहा है। मैं बोलता हूँ भैया अभी मेरे को 6 महीने 7 महीने हो गए, तो वो सरप्राइज़ हो जाते हैं, क्योंकि लैंग्वेज जो मैंने पढ़ी है इंडिया में
वो मैम ने वो उतने तरीके से मेरे को पढ़ाया ना, तरीके से मतलब अभी जर्मनी में हो, अब तुम सोचो कि सपोज करो कि भाई तुम जर्मनी में हो, तुम्हारा इंटरनेट नहीं चल रहा, तुमको उसको कॉल करना है, उसको समझाना है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम कैसे बात करोगे। तो एक स्पेसिफिकली टॉपिक के ऊपर वो मैडम ने मुझे वहीं से तैयार कराया कि हाँ निशांत ऐसे ऐसे करके प्रॉब्लम हो सकती है, एयरपोर्ट जाओगे तब कैसे होगा। तो उससे ना वोकैब काफ़ी इंप्रूव हो जाता है। और जब मैं जर्मनी आया तो थोड़ा सा मतलब नर्वस था कि बोलने में, बट धीरे धीरे जैसे लोगों के साथ बोला ना, तो जो इंडिया में पढ़ा था ना वो बहुत काम आया और पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस सुपर्ब। चलो थैंक यू इसके इन चीज़ों के लिए। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया था, जो कि मैं क्लियर कर देता हूँ वाली बात को। आरकेआर हम लोग एडमिशन्स और वीज़ा वगैरह के काम के अलावा जो जर्मन लैंग्वेज क्लासेस देते हैं वो मोस्टली हम लोग देते हैं जो स्टूडेंट्स हमारे थ्रू जर्मनी जा रहे हैं पढ़ने के लिए, है ना। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग वोकैबुलरी प्लस प्रैक्टिस सेशन जो है, जो स्पीकिंग वाला पार्ट है, उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे आने के बाद में जर्मनी अगर आप आ रहे हो, जर्मन लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, है ना। बेसिक यहाँ से करके आओगे इंडिया से तो आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। और वो क्योंकि बच्चे भी हम स्पेसिफिक रहते हैं, हमारे जो खुद के स्टूडेंट्स होते हैं, तो एक एक पे ध्यान दे दिया जाता है, तो वही थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है स्टूडेंट्स को अगर आप हमारे थ्रू जर्मन लैंग्वेज की क्लासेस पढ़ रहे हो। और थैंक यू निशांत पूरा टाइम देने के लिए। इतने बर्फ़ में अपने वीडियो भी बना रहे हैं आज हम लोग। वेलकम सर। और बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके इतने दिन के बाद में। तो किसी को भी जर्मनी के लिए कोई भी क्वेश्चंस हो, मास्टर्स, बैचलर, हाउस बिल्डिंग या एमडी, डॉक्टर्स या नर्सिंग के लिए, आप लोग हमेशा कांटेक्ट कर सकते हो। और प्लीज़ कीप वॉचिंग अस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।